नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत खबर सिमडेगा से। सिमडेगा में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया है, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। जलडेगा थाना क्षेत्र में आज सुबह हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं मुठभेड़ के बाद मौके से एक AK-47 और एक राइफल बरामद किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की, जहां मुठभेड़ हुई उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। 2 महिला समेत 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। इस मुठभेड़ के बाद 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जूनागढ़ के बिंदुचुआ जंगल में हम लोगों का एक मुठभेड़ हुआ है PLFI नक्सलियों के साथ। इसमें एक उग्रवादी मारा गया है, एक को गोली लगी है और 5 उग्रवादी पकड़े गए हैं। हथियार भी बरामद हुए हैं। इसमें हथियार बरामद हुआ है। इसमें AK-47 एक बरामद हुआ है, 4 315 राइफल है, एक कट्टा है, ढेर सारा एमुनिशन है, पिट्ठू है। और साकेत कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं IG ऑपरेशन फोन लाइन पर। साकेत जी, इस बारे में हम पूरी जानकारी आपसे पहले लेना चाहेंगे। मुठभेड़ कैसे हुई और क्या कोई नक्सली मारे भी गए हैं और क्या कोई जख्मी भी हुए हैं जो भाग गए होंगे? देखिए, जो ये सूचना आ रही थी कि उस क्षेत्र में काफी दिनों से एक 15 से 20 आदमी का दस्ता, 15 से 20 लोगों का दस्ता घूम रहा है। तो उसी सूचना पर सिमडेगा पुलिस और झारखंड जगुआर की ज्वाइंट टीम के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो आज सुबह सूचना पर ऑपरेट करते हुए मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली मारा गया है। PLFI का दस्ता होने की सूचना थी। एक इंजर्ड हुआ है और 5 अरेस्ट हुए हैं। जो अरेस्ट हुए हैं उनको सरेंडर कर दिया एनकाउंटर के बीच में ही, तो उनको अरेस्ट किया गया है। और उसके अलावा एक AK-47 हथियार मिला है, 4 315 राइफल मिला है और एक देसी कट्टा मिला है। जो इंजर्ड हुआ है उसको पुलिस के द्वारा ही सुरक्षित तरीके से निकालते हुए एनकाउंटर के बीच में से निकालते हुए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। सभी सिमडेगा सदर अस्पताल में एडमिट है। AK-47 बरामद हुआ है। क्या कोई बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी साजिश रची जा रही थी? नहीं, इस एरिया में जो क्षेत्र है जलडेगा का, ये एरिया उड़ीसा के बॉर्डर से लगा हुआ और ये दस्ता काफी दिनों से उस एरिया में सक्रिय था। बेसिकली जो इस तरह के नक्सली दस्ता होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य जो होता है रंगदारी वसूलना, लेवी वसूलना। और लेवी के लिए काफी बार ये भी देखने को मिलता है यहाँ पर कि आगजनी की घटना करते हैं, लोगों में दहशत का माहौल कायम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको लेवी मिल सके आसानी से। तो दस्ता का मुख्य एक पैसा कमाना ही होता है। साकेत जी, लेकिन बड़ा सवाल, हथियार इनके पास कहां से आते हैं? क्या उस नेटवर्क को खंगाल पाई है पुलिस? AK-47 जैसे हथियार ये हमेशा एक इन्वेस्टिगेशन का विषय रहता है। और पहले भी जो इस दस्ते के साथ या बाकी जो PLFI के दस्ते के साथ एनकाउंटर्स हुआ है उसमें यह बात आई है कि जो AK-47 है वो पुलिस का लूटा हुआ नहीं है और कहीं से परचेज किया गया। जबकि बाकी अगर आप देखिएगा TPC है, बाकी जो यहाँ पर स्प्रिंटर ग्रुप है, CPI माओविस्ट है, तो CPI माओविस्ट और जो TPC के ग्रुप है वो मोस्टली यही होता है कि जो हथियार है वो पुलिस का ही लूटा हुआ हथियार होता है। तो ये हथियार कहाँ से आया है, क्या आया है, पुलिस का है, कहीं से ट्रांसफर होकर आ गया है, मतलब कोई लूटा हुआ हथियार पुलिस का इनके पास आ गया है या कहीं से और खरीदा हुआ है, तो ये एक हमेशा विषय अनुसंधान में होता है। तो इस विषय को अनुसंधान में देखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया साकेत जी हमसे बात करने के लिए। साकेत कुमार सिंह IG ऑपरेशन झारखंड के जानकारी दे रहे थे। एक नक्सली ढेर हुआ है, एक जख्मी और 5 गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रांची के हिंदपीढ़ी में लगातार दूसरे दिन हंगामा और बवाल हुआ है। लॉकडाउन का पालन कराने गए CRPF के जवानों पर लोगों ने पथराव किया। देर रात भी लोगों ने जवानों पर पत्थरबाजी की थी। क्या हिंद पीढ़ी के लोगों ने नहीं सुधरने की कसम खा ली है? क्या उन्हें अपने जान की परवाह नहीं है? सवाल इसलिए क्योंकि रांची के हिंद पीढ़ी में उपद्रवियों द्वारा लगातार अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। लगातार दूसरे दिन हिंद पीढ़ी में हंगामा और बवाल हुआ। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए CRPF ने सख्ती क्या बरती? लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने CRPF के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन का पालन कराने के लिए CRPF के जवान सुबह हिंदपीढ़ी के इलाके में गए थे। इस दौरान बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को घरों में जाने के लिए कहा। इसे लेकर CRPF ने थोड़ी सख्ती भी बरती, लेकिन लॉकडाउन का पालन करने और CRPF के निर्देश को मानने की बजाय
लोगों ने जवानों पर ही पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद डीसी और एसएसपी पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। फिलहाल हिंदपीढ़ी में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और हालात काबू में है। इससे पहले कल देर रात भी उपद्रवियों ने लोगों की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ पर हमला कर दिया था। सीआरपीएफ के जवान जो हिंदपीढ़ी के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उसी पर हिंदपीढ़ी के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद सीआरपीएफ और पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। बाद में मौके पर पहुंचे डीसी और एसएसपी ने मामले को शांत कराया, लेकिन रात क्या बीती, हिंदपीढ़ी के लोगों का सब्र एक बार फिर टूट गया और फिर हंगामा और बवाल पर उतर गए। फिलहाल हालात काबू में है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जाहिर है हिंदपीढ़ी में हंगामे पर कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्यों नहीं सुधर रहे हैं हिंदपीढ़ी के लोग? क्या अपनी जान की, अपने परिवार वालों की जान की परवाह नहीं है हिंदपीढ़ी वासियों को? हिंदपीढ़ी में हंगामा और बवाल आखिर क्यों? और सीआरपीएफ का विरोध और पत्थरबाजी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपनी और अपने परिवार वालों की जान की परवाह नहीं है? हिंदपीढ़ी में हंगामा और बवाल क्यों? क्योंकि जो भी सख्ती बरती जा रही है, ये हिंदपीढ़ी के लोगों को समझना होगा कि उनकी भलाई के लिए है, उनके परिवारों की भलाई के लिए है। और कौन कर रहा है अशांति फैलाने की कोशिश? जान बचाने वाले सीआरपीएफ का विरोध क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ वहां तैनात है उनकी जान बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए। जवानों पर ही पत्थरबाजी क्यों? सीआरपीएफ का विरोध और पत्थरबाजी क्यों? जान बचाने की कोशिश में जुटे सीआरपीएफ का विरोध क्यों? और सवाल यह कि कौन कर रहा है अशांति फैलाने की कोशिश? कि आज हमारे साथ एक छोटी सी घटना में आप कि जब तक सेना के हवाले हिंदपीढ़ी को नहीं किया जाएगा, तब तक पत्थरबाज शांति दूत ठीक नहीं होंगे। यदि सेना के हवाले करने में राज्य सरकार को शर्म महसूस होती है, तो मेरी राय है कि वहां हिंदपीढ़ी में मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी और डीजीपी रैंक के अधिकारी को प्रतिनियुक्त करना चाहिए। कि आज हमारे साथ एक छोटी सी घटना में आप लोग एकजुट हो गए। आने वाला दिन में किसी को ऊपर इस तरह तो हिंदपीढ़ी में हंगामा और बवाल, और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने सेना की तैनाती की मांग की है। जाहिर है सीआरपीएफ जवान अगर तैनात हैं और उन पर भी पत्थरबाजी हो रही है, तो और सख्ती बरतने की यहां पर जरूरत है। प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला जारी है। आज 3 श्रमिक ट्रेनें झारखंड पहुंची हैं। नागपुर से 1200 मजदूरों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पर पहुंची। हटिया स्टेशन पर मजदूरों के नाश्ते का इंतजाम किया गया था। बाद में स्क्रीनिंग के बाद सभी को बसों के जरिए अपने अपने गृह जिले में भेजा गया। हालांकि इस ट्रेन में बिहार के खगड़िया के 26 मजदूर बिना सूचना के सफर कर हटिया स्टेशन पर लौटे, जिन्हें क्वारंटीन के बाद बिहार भेजने का फैसला लिया गया। वहीं रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन पर पंजाब के जालंधर से 1260 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक श्रमिक ट्रेन आई, जबकि महाराष्ट्र के रायगढ़ और पनवेल से 1600 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक ट्रेन डाल्टनगंज स्टेशन पर पहुंची। महाराष्ट्र के रायगढ़ और पनवेल से चलकर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन देर रात डाल्टनगंज पहुंची। इस ट्रेन में 1600 प्रवासी मजदूर सवार थे। सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद घर भेज दिया गया है, लेकिन इसी ट्रेन में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। और आदमी लोग को बताएं, फिर हम लोग को वहाँ से उतारे ट्रेन से, फिर उन लोग एम्बुलेंस का भी मंगवाए वहाँ डाल्टनगंज स्टेशन।
और फिर एम्बुलेंस से यहाँ तक अस्पताल तक लाने का हम लोग काम किए। हम लोग को एक्चुअली पहले इन्फॉर्म किया गया कि रेलवे स्टेशन पे एक गर्भवती महिला को पीड़ा हो रही है, प्रसव पीड़ा हो रही है। तो यहाँ से हम लोग जितना जल्दी हो सकता था हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर चुके थे कि अगर हम लोग को रेलवे स्टेशन जाना होगा तो रेलवे स्टेशन जाकर वहाँ पे इसका हम लोग एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से एम्बुलेंस गई और एम्बुलेंस जाने के बाद जब तक ये एम्बुलेंस से आ रही थी तब तक हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड में 63 मजदूरों का जत्था महाराष्ट्र से 2.5 लाख रुपए खर्च कर चाकुलिया पहुंचे। इन मजदूरों ने चंदा इकट्ठा कर गाड़ी की, लेकिन गाड़ी वाले ने इनके साथ धोखा कर दिया। महाराष्ट्र से कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी वाले ने उन्हें उतार दिया। फिर सभी प्रवासी मजदूरों ने दूसरी गाड़ी की, जिसके बाद वे घर पहुंच सके। स्थानीय विधायक ने सभी मजदूरों की मदद करने का आश्वासन दिया है। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के छुटकी खरकडीहा हाई स्कूल और उसके आसपास सरकारी आवासों में रह रहे करीब 300 प्रवासी मजदूरों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रवासी मजदूर अपने हाल पर हैं। स्कूल के कमरे में महिला और पुरुष मजदूर गमछा और तौलिया बिछाकर जमीन पर सोने को मजबूर हैं। छुटकी खरकडीहा हाई स्कूल भवन में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर ने बताया कि सुविधा के नाम पर सिर्फ एक मच्छरदानी मिला है। यहाँ पे हमको खाना खुला के कुछ नहीं मिलता है और यहाँ पे साधन के लिए मच्छरदानी का दिया और कुछ नहीं दिया है। और पानी का सुविधा दिया, नहाना धोने का और पंखा उंखा है। देखिए, क्वारंटाइन के लिए सर सरकार के यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार होम क्वारंटाइन के लिए आदेश निकाल दी, लेकिन जो रेड जोन से लोग आ रहे हैं, अगर वो होम क्वारंटाइन करेंगे तो कहीं से भी वो सुरक्षित नहीं है, ना ही गांव सुरक्षित है। राजनेताओं ने बंदिशों के बीच लॉकडाउन 4 में रियायत मिलने की उम्मीद जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र के फैसले के अनुरूप निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधि शुरू होने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रियायत मिलने की संभावना जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पूरी तत्परता दिखानी होगी कि छूट का लोग बेजा इस्तेमाल न करें। देश के आर्थिक स्थिति के लिए तो हम लोग भी चाहेंगे कि बंदिश रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन आर्थिक गतिविधि कुछ बढ़ाया जाए। कैसे जो लॉकडाउन होगा या जो रियायतें दी जाएंगी उसको कैसे ढंग से चला सके, ये सबसे बड़ी बात है। जिस प्रकार से मैं देखता हूं कि प्रशासन का ढीला रवैया है। कोरोना बंदी में घरों के भीतर रहना मजबूरी है। ऐसे में डिप्रेशन की समस्या से बचने के लिए राज्य सरकार ने ऋण पास में विशेष व्यवस्था शुरू की है। इसमें 22 डॉक्टर्स की टीम फोन पर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। कोरोना बंदी के दौरान मनोचिकित्सा की जरूरतों को लेकर रिनपास भी लोगों को सहायता मुहैया करा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर रिनपास ने 22 मनोचिकित्सकों की एक टीम डॉक्टर ऑन फोन की सेवा शुरू की है। इसके तहत राज्य और राज्य के बाहर कोई भी डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति कॉल कर सलाह और काउंसलिंग ले सकते हैं। हर जगह से फोन आता है, जैसे राज्य के अलग अलग जगह से फोन आता है, तो अपनी अपनी मुख्य दिक्कतें बताते हैं। हम उस दिक्कतों के आधार पर जो हमारा आईसीडी गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर उनको दवा बताते हैं। रिनपास ने इसके लिए बाकायदा चिकित्सकों के नाम और उनके फोन नंबर जारी किए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है अभी का जो पेशेंट यहाँ से मेडिसिन ले रहा है, उन पेशेंट्स को अगर बंद किया जाए, साइकेट्रिक मेडिसिन अगर बंद किया जाए तो फिर से उनका सिम्टम्स वापस आ सकता है। तो उस वजह से वो हमसे टेलीफोन के जरिए पूछ सकते हैं या लोकल जो अथॉरिटीज़ है उनको वो बता सकते हैं और वो फिर हमसे बात कर सकते हैं कि इनका इलाज कैसे हो। सामान्य दिनों में रिनपास के ओपीडी में हर दिन 500 से 600 मरीज पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना बंदी में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चल रही है। ऐसे में जिनका इलाज पहले से रिनपास में चल रहा है या फिर संक्रमण काल में जिन्हें डिप्रेशन की शिकायत हो, उनके लिए रिनपास की ये पहल राहत और सुकून से भरी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रिम्स निदेशक ने कहा कि 19 बातों का ख्याल रखकर हम कोविड-19 से बच सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। वहीं हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना से बच सकते हैं।
रिम्स निदेशक ने यह भी कहा कि अब हमें कोरोना के बीच ही जीना होगा। के हिसाब से कहा कि कोविड-19 में 19 चीजें क्या आप ध्यान रखें। पहली बात है कि जैसे मैं लगातार कहते आया हूं कि हम लोगों को कोविड के साथ जीना है, इसलिए पहला पॉइंट यही है, डोंट गेट पैनिक, डोंट डिनाई। ये है, एग्जिस्ट कर रहा है और पैनिक मत होइए। एक जो कहावत है सुनने में बात आई थी कि गर्मी में कम हो जाएगा, ये गर्मी में कम नहीं होगा। इस समय ब्राजील और अर्जेंटीना में बहुत गर्म है, लेकिन कोविड फैल रहा है। कोविड-19 को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसमें जो सबसे जरूरी है कि आप खूब ज्यादा पानी पीते रहें। बनाने की केंद्र सरकार के ऐलान के बाद साहिबगंज वन प्रमंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। वन पर आधारित उत्पादों को ब्रांड बनाने की पहल तेज कर दी गई है। बांस से बनने वालों सामानों की ब्रांडिंग की योजना है। बढ़िया लोग आता है, बेचता है, घर को रो होता है, छाता है, टोकरी डलिया सूप बिना यही बनता है। और क्या होगा? अपने यहाँ पहाड़ पर खूब बांस होता है। हाँ, बस बेटा रहता है पहाड़ में। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों चाहते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, तो हम लोग बैम्बू प्रोडक्ट्स के लिए एक मशीन प्रोक्योर करेंगे। उसके जो यहाँ के जो बैम्बू जो कलाकार इतना टैलेंट लोगों को बताते हैं बैम्बू को लेकर, तो उससे हम लोग बैम्बू बहुत सा प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि बैम्बू की आप अगरबत्ती बन जाती है, बैम्बू अगरबत्ती बना सकते हैं। फिर बैम्बू के जो बास्केट्स होते हैं, बैम्बू बास्केट्स बन जाते हैं, बैम्बू चेयर्स बन जाती है। तो बहुत सारे फर्नीचर वगैरह देखो, खूब स्कोप है बैम्बू के। बहरागोड़ा विधायक समीर महंती अपने क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। विधायक ने आज वैसे परिवार की मदद की जहां जाने के लिए रास्ते नहीं थे। खेतों में चलकर विधायक पीड़ित परिवार तक पहुंचे और राशन दिया। ये परिवार करीब 2 महीने से कोरोना बंदी के कारण किसी तरह अपना जीवन बसर कर रहा था, लेकिन आज जैसे ही राशन मिली वैसे ही बच्चों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। विधायक परिवार के लिए घर, बिजली और सड़क देने का भी आश्वासन दिया है। हम आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जिनका माध्यम से हमको सूचना मिला और हम दौड़ के आए यहाँ पर सारे चीज़ का व्यवस्था करने के लिए। और मेरा कार्यकाल जो है ये सिर्फ 3 महीना है, जिसमें 2 महीना आपका इतना बड़ा महामारी और त्रासदी में चला गया है। पूरा देश और दुनिया इसमें परेशान है। और हमारा पहले जो जनप्रतिनिधि थे जवाबदेही वो बनते हैं, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेवारी मेरा भी है। और हम यहाँ पर जो 7 परिवार हैं उसमें 3 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। एक परिवार तो एक तो मकान बन ही रहा है, दूसरा नींव खुदाई का काम हुआ है, तीसरा भी एक कृष्णा सबर है, उनका भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है। जहां से लोग एक पेड़ की अपने बेटे से बढ़कर रक्षा करते हैं। हर दिन वो जंगल में घूमते हैं और पेड़ों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाते हैं। गांव में पेड़ों की रक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है जो पेड़ों की रक्षा करती है। समिति के लोग 3 किलोमीटर में फैले जंगल की रक्षा के लिए रोज घूमते हैं और पेड़ों की देखरेख करते हैं। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं, एक पेड़ बल्कि एक पेड़ हमको भर नहीं, मतलब शुद्ध हवा देती है, पूरे देश को देती है। तो अगर एक पेड़ अगर कोई काटते हैं तो उसको सजा के तौर में यही कहते हैं कि एक पेड़ काटा है तो तुमको 10 पेड़। लातेहार सदर प्रखंड में एक ऐसा गांव भी है ललगड़ी, जहां पे लोग वृक्ष और जंगल का रक्षा अपने पुत्र और परिवार के समान करते हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग प्रत्येक दिन सुबह दिनचर्या में शामिल किया है इन्होंने कि प्रत्येक दिन वह जंगल का भ्रमण करते हैं और हर एक वृक्ष का निगरानी करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप पेड़ पौधों का रक्षा करते हैं। हम लोग समूचे गांव मिल के हम लोग को बैठक किया है और वह जो है पूरे एगो समिति बना है, वन सुरक्षा समिति और सचिव अध्यक्ष और हम लोग सारे कोई ग्राम प्रधान ये सब मिल के हम लोग गांव सुबह सुबह रोज घूमते हैं। तो जैसा कि वन के सुरक्षा के लिए प्रत्येक दिन ये अपना समय निकालकर प्रत्येक दिन जंगल में भ्रमण करते हैं और वैसे लोग जो कि जंगल काटते हुए पकड़े जाए उनको सजा में उनको वृक्ष लगाने का ही सजा दिया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। भी मर जाता है, इसमें जंगल में जड़ी बूटी भी है।
देवघर में ऐतिहासिक मानसरोवर तालाब के किनारे बन रहे क्यू कॉम्प्लेक्स पर एनजीटी ने जिला प्रशासन, पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में एनजीटी के दिल्ली स्थित प्रिंसिपल बेंच ने शिकायतकर्ता संतोष पासवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया। अपनी याचिका में शिकायतकर्ता ने देवघर में तीर्थ यात्रियों के लिए बनाए जा रहे क्यू कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर सवाल उठाते हुए ऐतिहासिक मानसरोवर के अस्तित्व को खतरे में डालने, प्राकृतिक जल स्रोत को नष्ट करने और प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। देखिए, एक एनजीटी का एक ऑर्डर अभी हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें एक क्यू कॉम्प्लेक्स को लेकर एक जो विवाद था, एक कि उसको मानसरोवर है उसके ऊपर उसका निर्माण किया गया है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और से संबंधित क्या इसमें इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। तो और निर्देश ये है कि एक टीम बनाकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला के डीसी के द्वारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन करना है और एक रिपोर्ट। कोरोना काल में पेयजल संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लातेहार के लोग अब भी नदी और कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। कोरोना महामारी की वजह से कई बुनियादी चीजें जिनसे वंचित होकर झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग गुजर बसर करने को मजबूर हैं। वहां सरकार की नजर नहीं है। लातेहार की ही बात कर लें तो यहां के पतरिया चुटाक गांव में सैकड़ों परिवार पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। दशकों से लोग यहां चुवाड़ी और नदी नाला के पानी को पीकर अपना जीवन यापन करते आए हैं। ग्रामीणों की माने तो बरसात के दिनों में यह समस्या काफी विकराल रूप ले लेती है। ग्रामीणों के कई बार गुहार लगाने के बाद जिला प्रशासन ने गांव में एक चापा नल और कुआं तो दे दिया, लेकिन वो भी बेकार है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग प्रत्येक दिन चुवाड़ी से पानी भरते हैं। इन लोग बरसात के दिनों में भी इसी चुवाड़ी और नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। हम बात करना चाहेंगे इनसे कि आखिर कितने दिनों से आप लोग, क्या समस्या है पानी को लेकर के, बताइए। हम लोग सालों भर नदी से पीते हैं, बाढ़ भी रहता है या बरसात तो भी नदी का पानी पीते हैं। एक ठीला का कमर पानी पार होके भी चूहा खोद के ले जाते हैं नदी से पानी। क्या आप लोग कोई प्रशासन या राजनीतिक दल के लोग आए आप लोग का मदद के लिए आगे? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है सर, लेकिन देखिए हम लोग को परेशानी यही सब है कि हम लोग को दिक्कत होता है पानी के लिए। चाहे वो बरसात का दिन हो, गर्मी का दिन हो या जाड़े का दिन हो, परंतु सरकार या जिला प्रशासन कोई ठोस कदम इन लोगों के लिए नहीं उठा रही है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। कोरोना को लेकर राज्य के सभी स्कूल बंद हैं और इसी को लेकर राज्य सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में बोकारो में डीसी मुकेश कुमार की पहल पर लाइव क्लासेस हो रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की जा रही है। जिले के एसपी ने आज शिक्षक की भूमिका निभाई और बच्चों को सरल भाषा में गणित पढ़ाया। महीनों में पुलिस का एक चेहरा जो है वो बदला है। पुलिस वैसे काम भी कर रही है जो नॉर्मली पुलिस नहीं करती थी, जो सोशल पुलिसिंग के नाम से आप लोग जानते हैं। चाहे थाना में पब्लिक लोग अगर कोई भूखे हैं, जिनको नहीं मिल रहा खाना, उनको खिलाना हुआ, कोई अगर राशन की समस्या हो तो उसके लिए सही लाइजनिंग करके उनको प्रोवाइड कराना हुआ। रिसेंटली हमने डायल 100 किया था, हम लोग जिला में डीजीपी सर के आदेश से शुरू हुआ था, जिसमें कि सभी बुजुर्ग लोग जो दवाई लेने में सक्षम नहीं है उनको दवाई पहुंचाना। तो ये एक सीरीज़ है और हमें ये दिखाना है पब्लिक को कि हम लोग पुलिसिंग तो करते ही और हमेशा करेंगे। हर तरह से हम लोग पब्लिक की मदद करेंगे जब जैसा मौका मिले। अभी ये पहल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उपायुक्त महोदय के द्वारा किया गया ऑनलाइन क्लासेस का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।